अब हम जो है हम क्लासिफाइड पढ़ने जा रहे हैं किसके, एसेट्स के। यानी एसेट्स की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, एसेट्स की 2 क्लासिफिकेशंस हैं, वो अब हम बाकायदा समझते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में आपको एसेट्स के बारे में बिल्कुल तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई, इसी तरह अब हम यहाँ पर एसेट्स की क्लासिफाइड जो हैं वो यानी एसेट्स की जो है क्लासिफिकेशन जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स हैं, नंबर 2 फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो एसेट्स में होना इन दोनों ही के ज़रिए फ़ायदा है, भले वो करंट एसेट्स हों इनके ज़रिए भी हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, भले वो आपके नॉन करंट एसेट्स हों उनके ज़रिए भी हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि करंट एसेट्स के ज़रिए हम किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड कब तक का होता है। लिखा हुआ है करंट एसेट्स, डेफिनेशन बाकायदा मेंशन की जा रही है। कह रहे हैं कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड, सोल्ड एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर। कह रहे हैं कि करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहा जा रहा है कि जो 1 साल में इस्तेमाल कर लिए जाएं, 1 साल में या तो बेच दिए जाएं या तो फिर 1 साल में ही कन्वर्ट कर दिए जाएं, किसमें, कैश में। इन तमाम चीज़ों को हम अपना कौन सा एसेट्स मानेंगे, करंट एसेट्स मानेंगे। जिसका मतलब यूज़ का कंडीशन क्या है, जैसे स्टेशनरी है उसके आइटम आप इस्तेमाल करके उससे यकीनन सी बात है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सोल्ड, आपने अपनी यकीनन कोई भी चीज़ बेची, जैसे कि मर्चेंडाइज है, जैसे आपके पास अगर आपके पास अपनी शॉप है उसमें जितना सामान आपके पास मौजूद है उस सामान को बेचकर यकीनन सी बात है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कन्वर्ट इनटू कैश, चेक है, चेक यकीनन सी बात है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ़ौरन कैश में, तो इसके ज़रिए भी आप यह कायदा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और कन्वर्ट का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जिसके ज़रिए कोई सामान आपके पास मौजूद है उसको बेच के यकीनन उसके बदले में आपको क्या मिलना है, कैश ही मिलना है, तो वो सामान जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ़ौरन कैश में। तो ये चीज़ें हमारे लिए कंडीशन आ जाएगी। आगे दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं ऑल एसेट्स विच बेनिफिट ऑब्टेन ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड। यानी वही बात ऊपर वाली कि ये वो एसेट्स जिनके ज़रिए हम 1 साल में बेनिफिट हासिल कर लें, तो इन तमाम चीज़ों को भी हम क्या कह रहे हैं, करंट एसेट्स कह रहे हैं। तो आपके लिए और आसान किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से आपके करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं ये बात आपको फर्स्ट ईयर के मुताबिक समझा रहा हूँ, इस वजह से जो आपके कोर्स में है फर्स्ट ईयर के मुताबिक वही चीज़ों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। तो यहाँ लिखी हुई बात कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स, तो आपकी क्लासिफिकेशन करंट एसेट्स की जो है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, फ़ौरन जो है यकीनन सी बात है इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 में आपके पास जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, कैश एट बैंक। बैंक में जो पैसा आप जमा करवाते हैं तो यकीनन सी बात है उसके ज़रिए भी आप उसको विड्रॉल करके उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी है, क्योंकि हमें इसके साथ साथ जो है वो लैंग्वेज भी समझनी है। जैसे मैंने एक डेफिनेशन में आपको बात समझाई थी ना, पहली डेफिनेशन थी अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो याद रखिएगा कि जब भी चेक पर बात की जाती है, जब भी चेक पर बात की जाती है कि चेक के ज़रिए आप जो पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो वहाँ पर हम चेक के नाम से रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि हमें जो काम करना है वो रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि अकाउंटिंग में लिखा हुआ था ना पहला वर्ड डेफिनेशन में कि रिकॉर्डिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिकॉर्डिंग के लिए आपको इसकी लैंग्वेज के वर्ड्स भी पता हो कि भाई रिकॉर्डिंग किन किन नामों से किस तरह होनी है, कौन सी चीज़ क्या जब करेंगे तो वो किस नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब भी चेक के थ्रू आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो हम वहां पर चेक की जगह किस नाम से रिकॉर्डिंग करने जाएंगे, बैंक के नाम से रिकॉर्डिंग करने जाएंगे। क्या बात लिखी हुई है बेटा, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल किसे कहते हैं कि आपने कोई चीज़ बेची पर किस पर, उधार पर। जब भी कोई चीज़ उधार पर बेची जाएगी, क्योंकि कारोबार है, आप कुछ चीज़ें जो है वो कैश पर भी बेचेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो यकीनन सी बात है उधार पर भी आपको बेचनी पड़ेगी। कि जब भी कोई चीज़ उधार पर बेची जाएगी तो इसका मतलब कि वो पैसा आपने कुछ वक्त के बाद रिसीव करना होगा। तो इसका मतलब होगा कि जब भी हम कोई चीज़ क्रेडिट पर बेचेंगे, क्रेडिट का मतलब उधार पर बेचेंगे, तो हम किस नाम से रिकॉर्डिंग करवाएंगे उसकी, अकाउंट्स रिसीवेबल। और यकीनन ये पैसा जो है आपको 2 महीने 3 महीने में मिल जाएगा, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के लिए उधार जो है वो नहीं दिया जाता, इसलिए इसको करंट एसेट्स का भी नाम में जो है वो शामिल किया गया, यानी करंट एसेट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन में शामिल किया गया।
तो इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहेंगे। तो याद रखेंगे, जब भी आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर आपका जो सवाल होगा उसमें जब आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या बात जहन में रखेंगे, जब भी कोई चीज़ उधार में बेची जाएगी तो उधार में बेचने के लिए एक वर्ड जहन में रखेंगे कि ये पैसा बाद में हमें रिसीव होना है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल का। क्लियर रहेगी बात। नंबर 4 में बात लिखी हुई है नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल क्या है, ये भी रिसीवेबल है और ये भी रिसीवेबल है, तो यकीनन सी बात है इन दोनों में फ़र्क क्या है। अकाउंट्स रिसीवेबल ओरल को कहते हैं, यानी कि उसने कहा कि भाई 3 महीने बाद ये पैसा मुझसे ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, 15 दिन में ले लेना, ये पैसा जो तुम मुझे जो है उधार में तुमने सामान बेचा है, इसका पैसा जो है मुझसे जो है वो 2 महीने बाद 15 दिन में वसूल कर लेना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये ओरल बात की गई, तो इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल में कहेंगे। तो ये नोट्स रिसीवेबल का है, ये कहते हैं लीगल। लीगल का क्या मतलब, जो रिटर्न पर हो, यानी कि उसने कहा कि भाई 3 महीने बाद पैसा ले लेना, तो अब वो यही बात जो है वो लिखकर आपको दे रहा हो, तो इसका मतलब हुआ ये नाम किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, नोट्स रिसीवेबल के नाम से। तो याद रहे बात, मेंशन करेगा सवाल में नोट्स रिसीवेबल की कंडीशन, तो हम फिर इसको इस नाम से रिकॉर्ड करेंगे। हैं दोनों ही कंडीशन उधार पर, यानी जब भी कोई चीज़ उधार पर बेचना होगा तो ये रिकॉर्डिंग इस नाम से आएगी। इसके बाद लिखा हुआ बेटा मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, इसकी अगर छोटी सी एक डेफिनेशन की जाए तो वो क्या बनती है डेफिनेशन, कि गुड्स परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, यानी वो सामान जो खरीदा गया हो बेचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ मर्चेंडाइज, इसको कैसे कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो मेरी शॉप हो, जनरल स्टोर हो, और जनरल स्टोर में जितना मैं जनरल आइटम खरीदूंगा अपनी शॉप के लिए, तो यकीनन सी बात है वो सामान मैंने क्यों खरीदा है, ताकि उसको क्या किया जाएगा, मैं जो है उसको बेचकर फ़ायदा हासिल करूंगा। इसका मतलब हुआ कि वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, मर्चेंडाइज। इसी तरह मेरे पास जो है वो मेडिकल स्टोर हो, तो जितनी मेडिसिन मैं खरीद रहा हूँ वो अपने पास रखने के लिए तो नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब कि जब मैं खरीद कर अपने पास रख रहा हूँ फिर उसको क्या करूँगा, बेचूंगा ना। तो इसका मतलब हुआ वो मेडिसिन भी जो है वो मेरे लिए क्या कहलाएंगी, मर्चेंडाइज कहलाएंगी। तो इसका आसान लफ्ज़ों में बात यूँ समझ में आई कि गुड्स परचेज, वो सामान जो खरीदा गया हो किस लिए, बेचने के लिए, उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करवाएंगे, मर्चेंडाइज की कंडीशन आती है। पर रिकॉर्डिंग जो है वो तो परचेजेस से होती है, वो क्या तरीका है वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में बात समझ में आएगी, पर मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पर ये है। इसके बाद है सप्लाइज। सप्लाइज किसे कहते हैं, स्टेशनरी। जितनी भी स्टेशनरी की जो कंडीशन होती है, तो आपके पास कारोबार करने की रिकॉर्डिंग में उसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाएगा वो सप्लाइज किया जाएगा। कंप्यूटर पेपर्स हैं, इसी तरह मार्कर्स हैं, तो ये पेंसिल्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए स्टेशनरी कहलाती हैं। इन चीज़ों को हम नाम यहाँ पर किस नाम से रिकॉर्ड करवा सकते हैं, सप्लाइज के नाम से रिकॉर्ड क्या करवा सकते हैं, कि यानी रिकॉर्डिंग ही जो है वो किस नाम से की जा सकती है, सप्लाई के नाम से। इसके बाद नंबर 7 में बात लिखी हुई प्रीपेड। प्रीपेड कहते हैं एडवांस पेमेंट को, प्रीपेड कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से भी आता है। क्या मतलब प्रीपेड का मतलब और एडवांस पेमेंट का क्या मतलब, जैसे आप अगर कहीं पर रेंट पर रहने जाते हैं, आपने कहा कि यकीनन अभी आपने इस्तेमाल नहीं की चीज़, आपने 6 महीने का रेंट अभी से पे कर दिया, तो इसका मतलब चीज़ को इस्तेमाल किए बगैर उसकी पेमेंट कर देना, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए प्रीपेड कहलाएगा। तो इस वजह से इसको यहाँ पर जब भी हम एडवांस में पेमेंट करेंगे तो हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो किस तरह की जाएगी, प्रीपेड के ज़रिए की जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल यूँ है कि आप जो है हम जो है वो मोबाइल में जो लोड करवाते हैं वो भी हमारे लिए प्रीपेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने अभी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, आपने पहले पैसे देकर चीज़ को हासिल कर लिया, अब जब उसको यूज़ करेंगे तो वो फिर एक्सपेंस है, मगर अभी इस्तेमाल किए बगैर पहले पेमेंट देकर उस चीज़ को हासिल करते हैं, तो इसका मतलब वो भी चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है, प्रीपेड कहलाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी एडवांस पेमेंट होगी तो रिकॉर्डिंग किस नाम से, प्रीपेड के नाम से। स्टेशनरी जितने आइटम्स होंगे उसकी रिकॉर्डिंग सप्लाइज के नाम से। मर्चेंडाइज जो भी सामान बेचा जाता है, यकीन ख़रीदा गया वो बेचने के लिए, वो मर्चेंडाइज कहलाती है बात। इसी तरह नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, जब भी कोई चीज़ उधार पर बेची जाएगी तो किस नाम से, अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से। और इसी तरह नोट्स रिसीवेबल जो है वो क्या कहलाता है, वो रिटर्न कहलाता है, तो वो भी यकीनन उधार ही है। इसी तरह कैश एट बैंक है, जब भी चेक के थ्रू जो डिपॉजिट किया जाएगा पैसा बैंक में, तो उसको भी हम यहाँ पर किस नाम से रिकॉर्ड करवाएंगे, बैंक के नाम से। और कैश के बारे में तो आपको ये बात पता ही है। तो बेटा आपके पास ये करंट एसेट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन सब जो है वो मौजूद थी कि करंट एसेट्स की
जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। उम्मीद है बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे फिक्स एसेट्स क्या हैं, यानी कि या नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। इनकी हम यकीनन डेफिनेशन भी समझेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन भी समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।